हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। कंटिन्यू करते हैं अपनी कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन को, जिसमें हम कॉम्बिनेशन में चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर। इस लेक्चर में बात करेंगे, हमने इंट्रोडक्शन तो जान लिया था प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर का। हम जानते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया कैसे होती है, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। श्रेया, ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि प्रेसिडेंट के कंटेक्स्ट में अगर कोई क्वेश्चन बनेगा ना प्रीलिम्स के अंदर, तो ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि इलेक्शन के बारे में कहीं ना कहीं जिक्र तो हो ही जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ी बात मुझे ये बताओ, राष्ट्रपति के जो चुनाव होते हैं वो डायरेक्ट होते हैं कि इनडायरेक्ट होते हैं? इनडायरेक्ट। कभी सुना है घर वालों को अर्पित के हम लोग आज प्रेसिडेंट के इलेक्शन उसमें वोट डालने जा रहे हैं? इनडायरेक्ट होते हैं इस वजह से, और घर वाले हमारे नहीं जाते, हम नहीं जाते, ये हम कह सकते हैं कि जनता जो है राष्ट्रपति के चुनावी प्रक्रिया में डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करती है ना। अब अगर इनडायरेक्ट तरीके से इनके इलेक्शंस होते हैं प्रेसिडेंट के, तो श्रेया बीच में कुछ लोग होंगे ना, यानी कि जनता का डायरेक्ट लिंक तो नहीं है वोट करने के लिए प्रेसिडेंट को, तो कोई घुमा फिरा के बीच में कोई ना कोई एक पहलू तो होता होगा ना कि जनता का कनेक्शन डायरेक्टली प्रेसिडेंट को वोट डालने के लिए कट हो गया, लेकिन किसी और माध्यम से अगर इनडायरेक्टली बोला जा रहा है, हमसे कोई कनेक्टेड होगा ना जो प्रेसिडेंट से कनेक्टेड भी होगा, और वो हमारे बिहाफ पे वोट डाल रहा होगा प्रेसिडेंट को। क्या ऐसा समझ सकता हूं मैं आम भाषा के अंदर? जानते हैं चलो इस चीज को। जो प्रेसिडेंट है, ही और शी इज इलेक्टेड नॉट डायरेक्टली बाय द पीपल बट बाय द मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज। श्रेया, कहां पर है कॉलेज? पंजाब की दिल्ली? तो श्रेया, ये शैली कहाँ पर है कॉलेज? ये लुधियाना, चंडीगढ़, पटियाला, कहाँ? मयूर, कहाँ पर है कॉलेज ये? अरे भाई, ये एक प्रोसीजर होता है, ठीक है। ये कोई जगह नहीं है श्रेया, ये कोई बिल्डिंग नहीं है, ठीक है। मैंने शुरू में एक बारी आशिमा से पूछा था श्रेया, ठीक है। आशिमा कहती शुरू में, मतलब बेचारी स्कूल से पास आउट ही थी, कहती दिल्ली में ही होगा ये कॉलेज कहीं, ठीक है। तो प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड नॉट डायरेक्टली बाय द पीपल बट बाय द मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज। अब एक क्वेश्चन प्रीलिम्स का अलग से तो शैली यही बन सकता है कि जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो उसकी कॉम्पोजिशन क्या होती है, कौन कौन होता है इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर। एंड ये इलेक्टोरल कॉलेज अलग है, एक इलेक्टोरल कॉलेज उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी बनता है, एक इलेक्टोरल कॉलेज यहां पर भी बनता है, ये रहा, ये अलग है। आप पहले राष्ट्रपति के इलेक्टोरल कॉलेज पे अपनी निगाह मारो। नंबर 1, कौन होगा इस प्रोसीजर का पार्ट? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। इलेक्टेड मेंबर्स, पार्लियामेंट के 2 हाउसेस कौन से? इलैबोरेट करो उसको। लोकसभा और राज्यसभा। अच्छा, राज्यसभा के मेंबर्स कैसे इलेक्टेड होते हैं? इनडायरेक्ट। तो क्या वो भी पार्ट होंगे इलेक्टोरल कॉलेज का? बिल्कुल होंगे, क्योंकि यहां पर कोई कंडीशन थोड़ी ना लिख रखी है अर्पित कि ओनली डायरेक्ट इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, ओनली इनडायरेक्ट मेंबर्स ऑफ इनडायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। सिंपल टर्म क्या दे रखा है यहां पर हमें? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। श्रेया, ये चीज मैंने पता क्यों पूछी? टेस्ट सीरीज में एक बारी गलती कर चुका हूं मैं ऐसी कुछ साल पहले। वहां पर दे रखा था डायरेक्ट इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। दिमाग में ये भी नहीं घुसा कि डायरेक्ट इलेक्टेड मेंबर्स फिर बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट तो बैठ ही नहीं सकता ना अर्पित वाला शब्द दोनों एक साथ। अगर डायरेक्ट इलेक्टेड मेंबर शुरू में शब्द दे रखा होगा तो यहां पर सिर्फ लोकसभा का जिक्र होना चाहिए, और इनडायरेक्ट इलेक्टेड मेंबर्स दे रखा होगा तो राज्यसभा का जिक्र होना चाहिए। लेकिन यहां पर क्या बोल रखा है सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स। क्या इस इलेक्टेड मेंबर्स के शब्द में मैं दोनों शब्द खुद से इन्वेंट कर लूं, बोथ डायरेक्टली इलेक्टेड एज वेल एज इनडायरेक्टली इलेक्टेड? बताओ मयूर। क्यों बता रहा हूं?
श्रेया स्टिकी नोट्स पे इसको एलैबोरेट करके डाल देना, ठीक है। उसके बाद इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स। लेजिस्लेटिव असेंबली का मतलब क्या है? दोनों हाउसेस क्या राज्य के अंदर? अच्छा, तो फिर स्टेट लेजिस्लेचर किसे बोलते हैं श्रेया? क्या यहां पर विधान परिषद की बात होगी क्या अर्पित? स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात हो रही है क्या ईशा, मयूर? होते हैं। लेकिन जनरली ऐसा क्यों बोल रखा है फिर यहां पर कि लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट? नहीं होते। विधान परिषद डू नॉट पार्टिसिपेट, ठीक है। अभी आगे क्लियर करता हूं, यहां पर लिख रखा है देखो, अभी आगे क्लियर करता हूं, 2 मिनट रुको जरा, ठीक है। कोई बात नहीं, देखो कंसेप्चुअल क्लैरिटी लाना बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं श्रेया? यहां जितनी मर्जी गलती कर ले कोई शर्म वाली बात नहीं है। मेन एग्जाम के अंदर हम लोग पहले नहीं जाने चाहिए बेफालतू में। उसके बाद इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। ठीक है, इलेक्टेड मेंबर्स जो होंगे लेजिस्लेटिव असेंबली से, यूटीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, वहां से। यहां पर देखते हैं एक चीज, ये जो प्रोविजन है ये ऐड करी गई थी बाय 70th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 और ये लागू हुई थी फ्रॉम 1 जून 1995। मुझे एक बात बताओ, लेजिस्लेटिव असेंबली कहां कहां होती है, कौन कौन सी यूटीज में? दिल्ली और पुडुचेरी बस। तो जेएनके का क्या हुआ? होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है, अपडेशन कर लेना, ठीक है। आप में से किसी के पास है लेटेस्ट एडिशन लक्ष्मीकांत का? मतलब ये 6th है, एक 6th रिवाइज्ड एडिशन भी आया हुआ था, किसी के पास है अभी? बोलो भाई। जेएनके को ऐड कर लेना, उधर की भी असेंबली है ना। यानी कि इलेक्टोरल कॉलेज में अगर अलग से क्वेश्चन आए तो हम लोगों को क्या बोलना है? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा राज्यसभा, करेक्ट। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ ओनली विधान सभा, नॉट विधान परिषद, करेक्ट। उसके बाद इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ विधान सभा ऑफ दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर। अब देखो ध्यान से अर्पित, कौन कौन नहीं होता है देखते हैं। जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। अब ये बोथ वाली तो बात होती ही नहीं है। अब तो नॉमिनेशन की प्रक्रिया कौन से हाउस से कंप्लीटली निकाल दी गई है? लोकसभा। कौन होते थे? दो और 3 मेंबर जो नॉमिनेटेड होते थे, कौन सी कैटेगरी होती थी? एंग्लो इंडियंस। लेकिन यहां पर अगर हम लोग राज्यसभा की बात करें, ये 12 नॉमिनेटेड मेंबर आज भी होते हैं क्या लिटरेचर, आर्ट, साइंस एंड सोशल सर्विस से? ये पार्टिसिपेट करेंगे क्या राष्ट्रपति के चुनाव में? इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट होंगे क्या? ये नहीं होंगे। देख रहे हो श्रेया, नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। एंग्लो इंडियन का तो सवाल ही नहीं उठता, और ये 12 भी नहीं होंगे। उसके बाद स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के नॉमिनेटेड मेंबर्स, इनका भी अब सवाल नहीं उठता ईशा। एंग्लो इंडियन यहां पर भी होते थे, अब ये भी नहीं रहे, है ना। उसके बाद मेंबर्स, चाहे वो इलेक्टेड हो चाहे वो नॉमिनेटेड हो, लेकिन जहां पर बात हो रही है
अपर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर की, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की, जिन राज्यों के अंदर बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, विधान परिषद का कंसेप्ट है, ये भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और नॉमिनेटेड मेंबर्स जो होंगे लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ दिल्ली, पुडुचेरी एंड JNK के, दे विल ऑल्सो नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। श्रेया, कौन पार्टिसिपेट नहीं करेगा? अगर ये लिस्ट याद हो गई ना तो ऊपर वाली चीज फिर हलवा हो जाएगी पूरी पूरी। इस पे ज्यादा फोकस करना मयूर, ठीक है ईशा? अब मान लो किसी एक राज्य के अंदर असेंबली डिसॉल्व हो गई, असेंबली डिसॉल्व हो गई। सिचुएशन देखना, वेयर एन असेंबली इज डिसॉल्व, किसी एक राज्य के अंदर जो मेंबर्स होते हैं वैसे तो वो क्वालिफाइड है ना, इलेक्टोरल कॉलेज के इलेक्टोरल कॉलेज के पार्ट बन सके और पार्टिसिपेट कर सकते हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के अंदर। बताओ, अगर असेंबली भंग नहीं हुई है तो, डिसॉल्व नहीं हुई तो बताओ, है ना? लेकिन जब असेंबली डिसॉल्व हो जाए, मेंबर्स सीज टू, यानी कि दे एंड टू बी क्वालिफाइड टू वोट इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। सिचुएशन देखना, इवन इफ फ्रेश इलेक्शंस टू द डिसॉल्व असेंबली आर नॉट हेल्ड बिफोर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, लेकिन एक बार अगर डिसॉल्व हो गई तो वो डिसॉल्व ही मानी जाएगी। फिर क्या वो MLA पार्टिसिपेट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं कर सकते। MLC तो वैसे ही नहीं करते ना श्रेया पार्टिसिपेट, ये तो देख लिया ना आपने। लेकिन MLA भी नहीं कर सकते। सिचुएशन फिर से देखो, जब एक असेंबली डिसॉल्व हो जाए, यानी कि विधान सभा या जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ये डिसॉल्व हो गई, तो जो मेंबर्स हैं उसके, यानी कि मेंबर्स कौन है? MLA, वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के अंदर। उस कंडीशन में भी नहीं कर सकते इवन इफ फ्रेश इलेक्शंस टू द डिसॉल्व्ड असेंबली आर नॉट हेल्ड बिफोर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। फ्रेश इलेक्शंस नहीं भी हो रहे हैं अभी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से पहले। फ्रेश इलेक्शन हो जाए तो नई असेंबली हो जाएगी ना मयूर, लेकिन वो नहीं भी हुए हैं। उनके सामने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की डेट आ गई थी, सब कुछ आ गई थी, लेकिन उनकी असेंबली भंग हो गई, तो बेटा इनको भी निकाल दिया जाएगा, निकलो, तुम नहीं कर सकते। ये क्यों नहीं कर सकते वोट? इस सिचुएशन के अंदर ये MLA किसका पार्ट नहीं रहे? ये MLA किसका पार्ट नहीं रहे? इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट। श्रेया, ईशा, किसी को कोई भी दिक्कत? शैली, ये वाली बात समझ में आ गई ना श्रेया? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें अंदर? अगर फ्रेश इलेक्शंस जो होंगे, इवन इफ फ्रेश इलेक्शंस, जो असेंबली डिसॉल्व हो गई है, असेंबली डिसॉल्व हो गई तो फ्रेश इलेक्शंस तो होने हैं। ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से पहले अगर नहीं भी हुए ना, तब भी अगर उनकी असेंबली भंग हो गई है, अब चाहे हो इलेक्शन चाहे ना हो, यार अभी तक नहीं हो सकता, मतलब फिर कुछ भी नहीं हो सकता। इस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में अभी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते जो उस साल हो रहे होंगे। ठीक है? उसके बाद जो संविधान है वो क्या बोलता है? इट प्रोवाइड्स दैट देयर शैल बी यूनिफॉर्मिटी इन द स्केल ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। याद है ये वाली चीज़ हम लोग रिप्रेजेंटेशन की बात पार्लियामेंट के अंदर भी काफ़ी डिटेल में करी थी हमने। अलग अलग राज्यों के पास कितना शेयर होगा इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर, किसका कौन से राज्य का वजन, राज्य इन द सेंस समझ रहे हो, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का वजन ज़्यादा होगा कम होगा। ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि सारे के सारे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को एक यूनिफॉर्मिटी हमें देनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ स्केल ऑफ रिप्रेजेंटेशन, as well as there should be parity between the state as a whole and union। यानी कि इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर ये जो आपको 3 कैटेगरीज दिख रही हैं, ऐसा ना हो कि किसी का शेयर ज़्यादा हो किसी का कम हो। हमें एक मैकेनिज्म ढूंढना पड़ेगा कि जिससे हम ये बोल सकें, एक एग्जांपल बोल रहा हूँ मैं, एक नंबर बोल रहा हूँ, उसको दिल से मत लगाना, कि फर्स्ट कैटेगरी का योगदान प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में 1/3 होना चाहिए, सेकंड कैटेगरी का 1/3 होना चाहिए, थर्ड कैटेगरी का 1/3 होना चाहिए। यही सिचुएशन हुई ना श्रेया पैरिटी वाली,
ये चीज़ है। इसके लिए क्या होता है, इस चीज़ को अचीव करने के लिए नंबर ऑफ वोट्स जो कि हर एक इलेक्टेड मेंबर जो होगा लेजिस्लेटिव असेंबली का हर एक स्टेट से, कौन होगा इलेक्टेड मेंबर हर एक लेजिस्लेटिव असेंबली में से, क्या कहेंगे इसको, एमएलए। और इलेक्टेड मेंबर जो होगा पार्लियामेंट का, इसको क्या कहेंगे, एमपी। अरे बोलो भाई, बैठ के सोच रहे हो अभी भी यार, ठीक है। वो किस मैनर में डिटरमाइन होता है इसको देखते हैं। सबसे पहले एमएलए वाली बात करते हैं। एवरी इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट, कौन है इलेक्टेड मेंबर, फिर से बोलो, लेजिस्लेटिव असेंबली का। एमएलसी का कोई योगदान यहां पर, ठीक है। उसके पास उतने ही वोट्स होंगे एज देयर आर मल्टीपल्स ऑफ 1000 इन द क्वेश्चन ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। अभी समझाता हूं, ये जितनी तिगड़म लिखी हुई है इजी है। और किससे डिवाइड करना है, बाय द टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द असेंबली, जितने उस राज्य के विधानसभा में है। अब अकॉर्डिंग टू 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2001, ये जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन का मतलब वो चीज़ है जो 1971 के सेंसस में एसर्टेन करी गई थी। जब तक फर्स्ट सेंसस जो 2026 का नहीं हो जाता, उसके रेलिवेंट फिगर्स पब्लिश नहीं हो जाते। याद है ना श्रेय वाली चीज़, पार्लियामेंट चैप्टर से फ्रीज कर रखा हमने इसको। यूपी वाली चीज़ मैंने बताई थी, अगर आपने सुना हो तो। उसको तो बहुत फायदा मिल जाएगा वरना सेक्स करने का। सीएम तो फिर एक ही नारा बोलेगा इलेक्शन के अंदर के बच्चे पैदा करो, वो फायदा ना मिले इस वजह से। तो आपको बेसिकली ये याद करना है कि वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमएलए क्या होता है, कैसे ऑब्टेन करा जाएगा। बहुत सिंपल एक फॉर्मूला है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। मान लो कोई भी एक स्टेट पकड़ लो, पंजाब पकड़ लेते हैं। क्या लगता है कितनी पॉपुलेशन होगी पंजाब की, एक राउंड फिगर दे दो, कोई बात नहीं यार, सही हो गलत हो बता दो, कोई भी कुछ भी। पंजाब की विधानसभा से एक एमएलए का हमें शेयर निकालना है, वोट शेयर, क्या होगा, 10 करोड़ है ना। दस करोड़। अब डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, कितने मेंबर्स होते हैं अराउंड, मान लो कोई भी एक नंबर दे दो, इंटू 1/1000। ये किसके लिए हो रहा है डिटरमाइन, एमएलए के लिए। पार्लियामेंट में एमपीज के लिए कैसे होता है, टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल द एमएलएज ऑफ ऑल स्टेट्स। ध्यान से देखना, टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल एमएलएज ऑफ ऑल स्टेट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। लगभग कितने इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, कितने, लोकसभा के 550, राज्यसभा के 12 निकाल दो तो 238, राइट। 790 के आसपास मान लो टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स दिए जाएंगे पार्लियामेंट के, 790 के आसपास। जो इसका न्यूमरेटर है, यहां पर ध्यान से सुनना, टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल द एमएलए निकाल जाएगी। वैल्यू है ये, वैल्यू, ठीक है। तो यहां पर बोला क्या क्या है, एवरी इलेक्टेड मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ईदर हाउस कौन सा, लोकसभा या राज्यसभा, उनके पास उतने ही वोट्स होंगे एज में बी ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द टोटल नंबर ऑफ वोट्स जो कि असाइन करे गए हैं हर एक मेंबर्स को विधानसभाओं के सारे स्टेट्स की विधानसभाओं के एमएलए के वोट शेयर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि एमपीज। ये फॉर्मूला है, बस सिंपल सा। अब ये चीज़ कॉम्प्लिकेटेड लगी कि नहीं लगी, सच्चे मन से बोलना, इसको निकालना इतना आसान है नहीं ना, क्यों,
श्रेया, ये तो जो हमने एमएलए वाली बात करी, ये तो एक विधानसभा हुई, कितनी सारी विधानसभाएं होती हैं और वैल्यू निकल रहे सिर्फ एक एमएलए का, एक विधानसभा के एक एमएलए का वोट शेयर। कितनी सारी विधानसभाएं, उसके बाद ये एमपीज का वोट शेयर निकालना है और ये जाके बनेंगे इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट। बात सिर्फ यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाती है, फिर यूटीज कॉम्प्लिकेटेड तो है। तो देखो राइटर आगे चल के क्या कहेगा। प्रेसिडेंट की जो चुनावी प्रक्रिया होती है, ये होती है इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। एंड वोटिंग यहां पर कैसे होती है? सीक्रेट बैलेट के थ्रू। यानी कि राष्ट्रपति की चुनावी प्रक्रिया में अभी तक ईवीएम्स आए हैं अर्पित? मैं कह रहा हूँ राष्ट्रपति की चुनावी प्रक्रिया में ये यहाँ पर लिखा हुआ है वोटिंग होती है सीक्रेट बैलेट से, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ईवीएम्स आए हैं क्या राष्ट्रपति की चुनावी प्रक्रिया में? नहीं आए। आज भी वो पुराना एक वो फॉलो होता है। क्या मैं अर्पित इसको कन्वेंशन कह सकता हूँ, पार्लियामेंट्री कन्वेंशन एक तरीके से, कि वो बरकरार है? बिल्कुल। इसको भी श्रेया ऐड कर लेना स्टिकी नोट के अंदर। देखो जब मर्जी चाहो तो ईवीएम ले आओ, इसमें कोई कुछ गुनाह हो जाएगा अगर श्रेया अगर ईवीएम ला के रख दिया तो? कोई गुनाह हो जाएगा क्या? पाप हो जाएगा? एडिटोरियल आने लगेंगे, सरकार की निंदा होने लगेगी? बिल्कुल नहीं। राष्ट्रपति की चुनावी प्रक्रिया में ईशा, क्या प्रधानमंत्री वोट करते हैं? तुम लोग बैठ के सोचते क्यों बे? देखा नहीं कभी फोटो वीडियो वगैरह कुछ भी करके? और प्रधानमंत्री का सबसे पहला अस्तित्व क्या है? वो पीएम तो बाद में, सबसे पहले क्या है? एमपी। और एमपी वोट करते हैं क्या? और कैसे एमपी हैं? नॉमिनेटेड है कि इलेक्टेड है? करते हैं तो इसका मतलब कि नहीं, हाँ कि ना? बिल्कुल करते हैं। तो दिस सिस्टम इंश्योर्स दैट जो सक्सेसफुल कैंडिडेट हैं दे आर रिटर्न बाय द एब्सोल्यूट मेजोरिटी ऑफ वोट्स, उनको मिले, ठीक है। और जो कैंडिडेट है इन ऑर्डर टू बी डिक्लेयर्ड इलेक्टेड टू द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, उसको एक फिक्स कोटा ऑफ वोट शेयर प्राप्त करना पड़ता है। और ये कोटा ऑफ वोट शेयर जो है डिटरमाइन करा जाता है बाय डिवाइडिंग टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड बाय द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी इलेक्टेड। जितने कैंडिडेट्स इलेक्ट हो सकते हैं, कितने लोग मतलब राष्ट्रपति के पद के लिए खड़े हुए हैं, और यहाँ पर हमें इलेक्ट तो सिर्फ एक ही कैंडिडेट को करना है, +1 ऐड कर दिया जाता है। क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर राइटर? देखो इलेक्टोरल कोटा कैसे बनता है? टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड अपॉन 1 + 1 + 1। एक ये क्राइटेरिया है बस। अब इस पे मत चले जाना, ऐसा क्यों होता है क्या नहीं होता, जाओ संविधान निर्माताओं से पूछकर आ जाओ जाकर क्यों करा था ऐसा, ठीक है। जितना लिखा हुआ है क्राइटेरिया उसी को फिक्स करना है। अब एक बार बताओ शैली, इसमें कोई किंतु परंतु हम लोग कर सकते हैं कि यहाँ पर ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट को क्यों लिया जा रहा है, नॉमिनेटेड को क्यों नहीं लिया जा रहा? श्रेया कोई मतलब बनता है इसको डिस्कस करने का यहाँ पे? और जबकि प्रेसिडेंट तो सबके लिए इक्वल है, वो तो फर्स्ट सिटीजन है। यहाँ पर तो अगर हम नॉमिनेटेड को ले भी हैं तो कोई गलती है क्या? या तो आप उनको एमपी नहीं बनाओ ना, फिर दोनों तरह के आर्गुमेंट छूट सकते हैं। हर एक जो मेंबर होता है इलेक्टोरल कॉलेज का, उसको एक ही बैलेट पेपर दिया जाता है। इसका कहने का क्या मतलब है? एक एग्जांपल अगर मैं ले लूँ, एक एमपी वोट अगर डालने आ रहा है किसी एक पर्सन को जो कि खड़ा हुआ है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, वो कितने लोगों को वोट कर सकता है? नहीं। क्या होगा? जो वोटर होगा जब अपना वोट वो कास्ट कर रहा होगा, वो अपनी प्रेफरेंसेस देगा। कितने कैंडिडेट वहां पर खड़े हुए हैं? मान लेते हैं हम कि 4 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, किसके लिए? प्रेसिडेंट पद के उम्मीदवार हैं वो।
वो प्रेफरेंस देगा कि सबसे पहले मैं चाहता हूँ ये बने, दूसरे नंबर पे चाहता हूँ मैं ये बने, फिर मेरी थर्ड प्रेफरेंस इसके लिए है, और मैं एंड में चाहता हूँ कि फिर ये बने। मैं फर्स्ट इसको चाहता हूँ। यानी कि हर एक पर्सन जो बैलेट पेपर लेकर आ रहा है उसके पास ऐसी कुछ की लाइंस बनी हुई है एंड वो प्रेफरेंस दे रहा है, हरीलाल ये बने, रामलाल ये बने, मोहनलाल ये बने, सोहनलाल ये बने। नंबर 4 पे दिस मीन्स दैट वोटर कैन इंडिकेट एज मेनी प्रेफरेंसेज एज देयर कैंडिडेट। यहाँ पर 4 है, अगर यहाँ पर 14 उम्मीदवार होते तो एक वोटर कितनी प्रेफरेंसेज डालता? 14 डालता। और वो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर जितने मान लो 14 टेबल बन रखी हैं और वो इसको बोल देता श्रेया मैं चाहता हूँ ये फर्स्ट बने, फर्स्ट प्रेफरेंस मेरी इसके लिए, सेकंड इसके लिए, थर्ड इसके लिए, 9th इसके लिए, 14th इसके लिए। अब क्या होता है यहाँ पर, जैसे जिस जिसको वोट मिलते चले जाएंगे, समझने की कोशिश करना, जिस जिसको वोट मतलब मान लो मिलते चले गए कि एक पर्सन है ए, बी, सी और डी, 4 उम्मीदवार खड़े हुए। अब वोट तो सभी को मिले थे लेकिन प्रेफरेंसेस के बेसिस पर सबसे ज्यादा लोगों ने बोला ये फर्स्ट प्रेफरेंस पर होना चाहिए और ये फोर्थ प्रेफरेंस पर होना चाहिए, ये एलिमिनेट हो जाएगा। बचे कितने? 3। इसके बाद इसको बोला गया ये थर्ड प्रेफरेंस पर होना चाहिए, ये एलिमिनेट हो गया। एंड फिर बोला गया ये सेकंड प्रेफरेंस पर होना चाहिए, ये एलिमिनेट हो गया। बन गया 1, बचा 1। यहां पर प्रेफरेंसेस के बेसिस पर कैलकुलेशन होती है, क्योंकि आपके पास जो बैलेट पेपर है उसमें आप लिखकर सबके बारे में आ रहे हो। ऐसा नहीं है कि छोड़कर आ रहे हो, 4 उम्मीदवार है कि चारों के बारे में आप लिखकर आ रहे हो, लेकिन आपकी एक प्रेफरेंस है कि यार मैं ये चाहता हूं फर्स्ट प्रेफरेंस इसको देना, कि अगर राष्ट्रपति कोई बने तो सबसे पहले मेरी नजरों में ये है। तो इसके लिए फेजेस होते हैं। फेजेस क्या? जैसे श्रेया अभी मैंने एलिमिनेट करके दिखाया ना, पहले डी एलिमिनेट हो गया, फिर बी एलिमिनेट हो गया, फिर सी हो गया। फर्स्ट फेज के अंदर सबसे पहले फर्स्ट प्रेफरेंस वोट काउंट होते हैं। अभी मैंने श्रेया यही करा था ना, नीचे ये देखा था कि फर्स्ट प्रेफरेंस वोट सबसे ज्यादा किसको मिले हैं। अगर एक कैंडिडेट रिक्वायर्ड कोटा ऑफ वोट्स फर्स्ट फेज के अंदर सिक्योर कर लेता है, उसको डिक्लेयर कर दिया जाता है इलेक्टेड, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पर एक कोटा ऑफ वोट्स भी सिक्योर करना पड़ता है आपको। अदरवाइज ये जो ट्रांसफर ऑफ वोट्स का जो प्रोसेस है वो चलता रहता है। बैलेट ऑफ द कैंडिडेट सिक्योरिंग द लीस्ट नंबर ऑफ वोट्स फर्स्ट प्रेफरेंस वोट के अंदर दे आर कैंसल्ड, और सेकंड प्रेफरेंस जो होती है वो ट्रांसफर करी जाती है बाकी कैंडिडेट को। कहने का मतलब क्या होता है, जिसको ये एंड में वोट्स मिले थे, मान लो कि मैं 3 कैंडिडेट को ले रहा हूँ, ए, बी, सी, ध्यान से देखना, इसको मिले 15 वोट, इसको मिले 13 वोट, इसको मिले 10 वोट, सबसे कम किसका? सी को। इसको कर दिया जाएगा एलिमिनेट। लेकिन इसके जो वोट्स हैं, यहां पर एक चीज याद रखना, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के अंदर क्या होता है, ये देखो इसका प्रोसेस कम गया। यहां पर इसके बेनिफिट्स के अंदर आप ये कह सकते हो वोट्स आर नॉट वेस्टेड। क्यों? लास्ट वाले को कितने मिले थे श्रेया? 10। ये इन दोनों के बीच में डिवाइड कर दी जाएंगे। डिवीजन कैसे होगी? फेयर डिवीजन कैसे होगी श्रेया? 10 है तो कितने कितने? अगर 11 होते तो क्या करते हम लोग? 5-5 बांट देते, 1 को साइड में रख देते। ये चीज आपने सुनी होगी लेक्चर से, कहीं ना कहीं मैंने बताई थी। इसलिए मैं कहता हूं देखो, पुरानी चीज अगर आपको अच्छे से पता है ना, तभी आप आगे बढ़ सकोगे। मैंने क्योंकि हर लेक्चर के अंदर डिटेल में बातें कर रखी हैं। अब वो डिपेंड करता है कि भाई आप कभी सुबह की क्लास में आ रहे हो, कभी शाम में आ रहे हो, कभी टहलने चले आ रहे हो, फिर आप कह रहे हो ये क्या है, ये नहीं, क्या नहीं है। हाँ बताओ क्या? अभी रख दिया साइड के लिए। अरे अभी रख लिया साइड के लिए, अगर बाद में अगर जब ये एलिमिनेट, अगर ज़्यादा कैंडिडेट होते यहाँ पर 4 होते, 5 होते, और उसके बाद 3 बच गए होते और सबके तीनों के +1 +1 ऐसे कर दिए जाते, तो सबको 1-1 बांट दिया जाता। फिर
लेकिन अगर नहीं बटेगा ना तो ज़बरदस्ती नहीं बांटेंगे, फिर ये साइड में ही है, क्योंकि ये फेयर आप क्या आधा आधा थोड़ी ना करेंगे इससे, ये ईशा से। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज टिल अ कैंडिडेट सिक्योर्स द रिक्वायर्ड कोटा। बस एंड में जाते जाते एक बच जाएगा। अभी यहाँ पर इसका कैलकुलेशन करके देखो टोटल कितने हुए, 20 इसके टोटल यहाँ पर कितने, 13 + 5 कितने, 18। एलिमिनेट कौन हो गया, बी। तो हम लोग क्या कहेंगे, पूरी प्रक्रिया के सारे वोट्स किसको पहुंच गए, ए को। कौन बनेगा प्रेसिडेंट, ए। ऑल डाउट्स एंड डिस्प्यूट्स इन कनेक्शन विद द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, ये डिसाइड करा जाता है, ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है। इट इज डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड इसका डिसीजन जो होता है इस रिगार्ड में फाइनल होता है। यानी कि कुछ भी मतलब शरिया का टिप्पणी करनी है, ईशा के धांधलेबाजी हुई है, फिर से करवाना है चुनाव, कोई बोले कि नहीं चुनाव बेकार तरीके से हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अड़के रह गया, नहीं दोबारा तो नहीं होंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन और ये सब वोटिंग ये जो प्रक्रिया है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन फाइनल है। क्योंकि इसके बियॉन्ड तो कोई बचा ही नहीं ना अपील करने के लिए। बात ये है, जो इलेक्शन होता है ऑफ अ पर्सन एज प्रेसिडेंट, इट कैनॉट बी चैलेंज ऑन द ग्राउंड। कौन से ग्राउंड पे, कि इलेक्टोरल कॉलेज इनकम्प्लीट था, किसी ना किसी मेंबर्स जो थे या नंबर ऑफ मेंबर्स जो थे इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर, उनकी वैकेंसी थी। अब आप कहोगे यार ये क्या चीज़ है, ज़रा इसको समझाओ। देखो इलेक्टोरल कॉलेज इस सेंस में इनकम्प्लीट था ना, कहाँ गया, ये याद है ईशा, अगर असेंबली डिसॉल्व हो गई तो, यानी कि एक राज्य के विधानसभा को आने का मौका नहीं मिल पा रहा ना उसमें इलेक्टोरल कॉलेज में बेफालतू के अंदर, जबकि उसके फ्रेश इलेक्शन हुए भी नहीं है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की डेट से पहले। लेकिन फिर भी क्या सिर्फ इसके अगर चुनाव नहीं हुआ है या फिर यहाँ की असेंबली अगर श्रेया भंग हो गई है, रोक देंगे हम क्या राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया, नहीं। ये है इस लाइन का मतलब, समझ गए मयूर, समझ में आया। ये जो लाइन है इसको मैंने जस्टिफाई कैसे कर एग्जांपल देकर। वैकेंसी आ गई थी कि नहीं आ गई थी बताओ, एक राज्य की विधानसभा की कमी है कि नहीं है ऊपर वाले केस के अंदर, तो रोक देंगे तो चुनावी प्रक्रिया, बिल्कुल नहीं। इफ द इलेक्शन ऑफ अ पर्सन एज अ प्रेसिडेंट इज डिक्लेयर वॉइड बाय द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, इफ द इलेक्शन ऑफ द पर्सन एज अ प्रेसिडेंट इज डिक्लेयर वॉइड, मतलब वो चुनावी प्रक्रिया से होकर गुजर आया, राष्ट्रपति बन गया, कुछ टाइम के बाद सुप्रीम कोर्ट के पास केस गया, किसी ने कुछ कंप्लेंट करी, जो भी था, एंड 2 महीने के बाद सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि इसकी चुनावी प्रक्रिया बेकार थी, नल एंड वॉइड आई है। कोई भी जो एक्ट, वो पर्सन राष्ट्रपति तो बन ही गया था, सुप्रीम कोर्ट ने तब तक तो उसको गुनहगार नहीं साबित, गुनहगार तो उसको साबित कर ही नहीं रहा, वो तो चुनावी प्रक्रिया को बोल रहा है सुप्रीम कोर्ट कि बेकार है, नल एंड वॉइड है। कोई भी जो उसने एक्ट करे थे बिफोर द डेट ऑफ सच डिक्लेरेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, दे आर नॉट इनवैलिडेटेड एंड कंटिन्यू टू रिमेन इन फोर्स। फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल से एग्जाम्पल देता हूं ईशा, कुछ बिल्स थे उसने साइन कर दिया था 2 महीने के अंदर अंदर, तीसरे महीने सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ये चुनावी प्रक्रिया बेकार है, दोबारा फ्रेश इलेक्शन करवाओ। उसने ऐसे 14 बिल के ऊपर साइन करते करते उनको क्या बना दिया था, जब बिल के ऊपर साइन करेगा तो क्या बन जाएंगे, एक्ट। क्या इन एक्ट को इनवैलिडेट करार दे दिया जाएगा, भंग कर दिया जाएगा इन एक्ट को, नहीं। दे आर नॉट इनवैलिडेटेड एंड दे कंटिन्यू टू रिमेन इन फोर्स। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट क्या देखेगा कि एक्ट की इंटेंशन क्या है, कि वो ये क्या ब्रीच ना करे कॉन्स्टिट्यूशन की बाउंड्रीज, एंड सुप्रीम कोर्ट अपनी कौन सी पावर का इस्तेमाल करेगा इस चीज को देखने के लिए, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ जो मेंबर्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उन्होंने क्रिटिसाइज करा था कि प्रेसिडेंट के लिए जो इनडायरेक्ट सिस्टम ऑफ इलेक्शंस है ये काफ़ी अनडेमोक्रेटिक है, और उन्होंने बोला कि यहाँ पर डायरेक्ट इलेक्शन होना चाहिए। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इनडायरेक्ट इलेक्शन के प्रोसेस को ही कंटिन्यू रखा, भले ही उन्होंने क्रिटिसिज्म सहा, लेकिन फिर भी डायरेक्ट इलेक्शन की प्रक्रिया वो लोग लेकर नहीं आए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स हुई थी, उसमें ये चीज़ हुई थी। क्यों? जो इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं राष्ट्रपति के, ये पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे लिख रखा है उसके साथ बिल्कुल कदम से कदम मिलाकर चलता है ये सिस्टम। इस सिस्टम के अंदर क्या होता है
हम जानते हैं कि प्रेसिडेंट एक सिर्फ एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होता है। रियल पावर्स जो होती हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में है, विच इज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। अब राष्ट्रपति भी अगर डायरेक्ट चुनावी प्रक्रिया से आएगा, अगर अर्पित और पीएम भी आ रहा है, तो फिर इन दोनों के बीच में पावर टसल नहीं होगा। हम फिर किस बेसिस पे कहते हैं कि प्रेसिडेंट फर्स्ट सिटीजन है, और रियल पावर फिर ये भी होल्ड करके रखेगा, ना ये किसी डिसीजन को आने देगा, ना प्रधानमंत्री किसी डिसीजन को आने देगा। एंड दोनों के बीच में एक पावर टसल देखने को नहीं मिलेगी। क्या श्रेया बताना क्या जरा कि कौन सुप्रीम है। इलेक्शंस में जब नॉमिनेशन की फाइलिंग होगी, जगह जगह जाके जब ये नारेबाजी होगी, अपना प्रचार करा जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा कि देश को चलाने वाले दो हेड हैं, अगर वो सिंक करके काम कर रहे हैं तब तो देश बहुत स्मूथली चलेगा, वरना इन्हीं की पावर टसल के अंदर 5 साल बीत जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। एंड सबसे ज्यादा नुकसान फिर किसका होगा? जनता का। तो ये चीज काफी राइटर बोल रहे कि राइटर क्या मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स में बोली गई थी इस प्रोसेस को डिफेंड करते हुए कि ये काफी ज्यादा बेवकूफी भरा कदम होगा कि जो प्रेसिडेंट है वो डायरेक्ट इलेक्ट करे जाएं जनता के द्वारा, और उनको कोई भी रियल पावर उसके बाद भी नहीं दी जाए, क्योंकि रियल पावर तो एक ही के पास हो सकती है। जो पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज पीएम के पास हैं, ईशा, बिस्मे, जैद, क्या हम वो सेम दे सकते हैं प्रेसिडेंट को? तो फिर क्या कोई मतलब रह गया दोनों का? बिल्कुल नहीं। दूसरा रीजन, डायरेक्ट इलेक्शन जो है राष्ट्रपति के, वो काफ़ी ज़्यादा खर्चीले होंगे, एनर्जी एंड टाइम कंज्यूमिंग वाले होंगे, जिस हिसाब से हमारे देश की भीड़ भड़का जो भसड़ है, जो डाइवर्सिटी है। एंड ये चीज़ फिजिबल भी नहीं थी, क्योंकि जब हमें बनाना ही राष्ट्रपति को सिर्फ एक सिंबॉलिक हेड था, एक टाइटुलर हेड ऑफ द इंडियन स्टेट बनाना था हमें उसको, बस नॉमिनल, सेरिमोनियल, टाइटुलर, सिंबॉलिक। कुछ जो मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उन्होंने ये सजेस्ट करा था दैट प्रेसिडेंट शुड बी इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द 2 हाउस ऑफ द पार्लियामेंट अलोन, इसके अलावा और कोई चुनावी प्रक्रिया में पार्टिसिपेट ना करे। लेकिन फिर भी संविधान निर्माताओं ने इस चीज़ को प्रेफरेंस नहीं दी, क्योंकि जो पार्लियामेंट है, हो सकता है कभी कभार वो सिर्फ वन पार्टी के द्वारा डोमिनेट हो, ठीक है, एंड वो एक कैंडिडेट को वो चुन ले, एंड प्रेसिडेंट जो है फिर वो इंडियन स्टेट्स को रिप्रेजेंट ना कर सके, यानी कि जो प्रोविंसेस हैं उनको रिप्रेजेंट ना कर सके। जबकि जो प्रेसिडेंट है वो भले ही सिंबॉलिक हेड है, सेरिमोनियल हेड है, लेकिन वो फर्स्ट सिटीजन है। क्या वो सबको रिप्रेजेंट करता है? राज्यों की पॉपुलेशन को, गाँव की पॉपुलेशन को, सेंट्रल गवर्नमेंट की सेंट्रल लेवल की पॉपुलेशन को, यूटीज की पॉपुलेशन को, आइलैंड प्रोविंसेस की पॉपुलेशन को, है ना? तो जो प्रेजेंट सिस्टम है वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो प्रेसिडेंट को एक प्रकार से रिप्रेजेंटेटिव बनाता है, यूनियन का भी और स्टेट्स का भी इक्वल मैनर के अंदर। फर्दर इट वाज पॉइंटेड आउट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कि जो एक्सप्रेशन है, ये जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के केस में, ये सिर्फ एक भ्रम है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कुछ मेंबर्स ने बोला, इट टेक्स प्लेस वेयर 2 or more सीट्स आर टू बी फिल्ड। लेकिन प्रेसिडेंट के केस में वैकेंसी इज ओनली 1। तो उन्होंने क्रिटिसाइज करते हुए बोला कि इसको प्रेफरेंशियल या फिर ऑल्टरनेटिव वोट सिस्टम बोलो, और सिंगल, ये आपको पता ना एक ही सांस में वर्ड यूज होता है मयूर, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट को ऑब्जेक्ट करा गया था, ऑब्जेक्शन डाली गई थी इसके ऊपर ऑन द ग्राउंड कि नो वोटर हैज अ सिंगल वोट। अभी हमने देखा ना, प्रेफरेंस 1, 2, 3, 4, हर एक वोटर के पास प्लूरल वोट्स, ज़्यादा वोट्स। बस ये कि जिसको कम प्रेफरेंस मिलती जाएगी वो एलिमिनेट होता चला जाएगा। डन। इस डिस्कशन में फिलहाल दोस्तों इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।